Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. Myself Nabia. Today I am here to talk and discuss about increasing population growth. As you know, this topic is very diverse. People are very confused about this topic, whether our population growth a blessing or a curse. So don't be confused, my people. Me and my teammates are here to discuss all your problems and all your confusion. If you have any queries, comment below after listening complete video. Now we will discuss this topic in a very detail. Firstly, we will discuss what is a population growth. Population growth basically refers to the increase in number of people living in a specific area over time. Economics, it's important because it affects things like demand for goods, services, labor, supply, and overall economic development. When population grows too fast, it can strain resources and infrastructure, but controlled growth can also bring benefits like a large workforce and potential market expansion. आप देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन में बता रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है. पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक्स के हवाले से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है. किसी भी डिमांड या गुड्स सर्विसेज या लेबर्स को एक अच्छी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, एक किसी भी दुनिया के निज़ाम को, कंट्री के निज़ाम को चलाने के लिए एक ये पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत ज़्यादा अहम फरीज़ा है जो कि हम लोगों को करना होता है. अगर आप इसको ग्लोबल लेवल पे देखें तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जो कि कह रहा है कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि सारे ईयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और सारे यहाँ की ईयर्स की पॉपुलेशन लिखी हुई है, जो कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन से ईयर में कितनी पॉपुलेशन हुई, कितनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ हुई है. फ्रॉम 19 यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एनालाइज करें तब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम 1900 ईयर्स जो हमारी 1.6 पॉपुलेशन ग्रोथ है. उसके बाद फ्रॉम 1900 टू 1960 जो कि 60 ईयर्स का गैप है. फ्रॉम 1900 टू 1960 3 बिलियन पॉपुलेशन हमारा बढ़ा है, जो कि डबल टाइम्स फ्रॉम 1900 ईयर्स से है. अगर आप दोबारा एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1960 टू 200 ईयर्स हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ 3 बिलियन से 6 बिलियन हो चुका है. तो विद इन 40 ईयर्स का गैप जो हमारा बनता है फ्रॉम 1960 टू 200. और अगर 200 से 22 के ईयर्स में आप देखें जो कि हमारा 22 ईयर्स का गैप है, आप देख सकते हैं फ्रॉम 6 बिलियन टू 8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है. अगर आप आज के दौरान की बात करें तो दुनिया कहती है कि अगर 2050 तक की अगर दुनिया चले इंशाल्लाह तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 10 बिलियन तक जा सकती है. तो ये क्वेश्चन एक रेज होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ ब्लेसिंग है या कर्ज. Now the actual question is raised whether the rapid population growth is a blessing or a curse for the world. Let's debate by explaining one by one. Let's talk about how it is curse for world. देखिए दुनिया के नंबर ऑफ रिसोर्सेज ना लिमिटेड है, चाहे वो ऑयल हो या गैस हो या कोई भी वीट हो या कोई भी चीज हो. और दुनिया के ऐसे हिस्से में हम दुनिया के ऐसे हिस्से में रह रहे हैं जहाँ ये रिसोर्सेज अब जितनी तेजी से रिसोर्सेज यूज करेंगे हम उतनी तेजी से खत्म होंगे. By explaining one by one from a curse point of view, there are 4 points of a curse point of view, which is resources depletion, poverty increases, climate change, and biodiversity. If you see population growth as a worst point of view, you can see that's how challenging it is. क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ देखें, अगर दुनिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा हो तो जाहिर है इतनी सारी पॉपुलेशन की इतनी सारी डिमांड भी होंगी, फिर उनकी सर्विसेज भी होंगी और उनको अच्छा गुड भी चाहिए होगा. तो उसकी वजह से हमारा जो है वो रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंट्री में 500 बोरियां हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन है, उसमें 5000 हमारी पॉपुलेशन है. वक्त के साथ साथ अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाएगी 5000 में अगर हमारे पास 5 खाने की बोरियां हैं उसमें हम यूज़ कर रहे हैं आराम से 5000 पॉपुलेशन है और ओके 50,000 हमारे पास खाने की चीज़ें हैं हम कर रहे हैं. इस बाद ओवर टाइम हमारी पॉपुलेशन बढ़ी जाएगी 5000 से 6000 6,000 से 7000 फिर 8000 फिर 9000. हमारे पास जल्दी हमारे पास जो 50,000 जो खाने की चीज़ें हैं वो कम होती जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जाएंगे. इसको कहते हैं रिसोर्सेज डिप्लीशन. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज पॉवर्टी इंक्रीजेस. इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 80 to 82% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डेवलपिंग है. लाइक वो डिपेंड करती है अदर पीपल्स पे, जो कि वो लोग 20 to 30% जो है वो हमारे रिसोर्सेज यूज करें विदाउट मेकिंग एनीथिंग. वो लोग ऐसे हैं कि जैसे बच्चे हैं और अंडर एज हैं, बाकी और लोग भी हैं जो कि काम नहीं कर रहे किसी वजह से, लाइक और बैठ के रिसोर्सेज खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनकी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं. तो इसकी वजह से हमारा जो पॉवर्टी है इंक्रीज हो रही है. जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए. सबको मिलकर कंट्री को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और लेके चलना चाहिए, काम करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए. ताकि एक तो ओवर पॉपुलेशन में काम करना चाहिए, उसके बाद दूसरा जो है पॉवर्टी काम करना चाहिए. कि जो अंडर एज सब देख सकते हैं अगर हमारी 80 to 82 या 85% पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ है, उसमें से 20 to 35 लोग तो काम ही नहीं कर रहे हैं. वो तो कुछ कर ही नहीं है, बस बैठ के वो लोग अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन. गवर्नमेंट को या बाकी लोगों को इस पर गौर करना चाहिए कि अगर इस तरह रहा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ वो है कर्ज होगी, ब्लेसिंग तो होनी चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड हेडिंग विच इज क्लाइमेट चेंज. इसमें अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि ओवर पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है. जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था रिसोर्सेज डिप्लीशन में कि लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगती है. जब ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो उनकी ज़्यादा डिमांड होगी और जब ज़्यादा डिमांड होगी तो इंडस्ट्री ज़्यादा बनेगी. जब इंडस्ट्री ज़्यादा बनेगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत बड़े पैमाने में बनती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में चीज़ें बन रही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है. इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा होता है. तो ये एक स्पेसिफिक और ये एक मेजर रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए. क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो इसकी एक मेजर जो रीज़न है वो है पॉपुलेशन.
Now the last and the fourth heading is biodiversity, which is saying that as the world population growth continues to grow, more space is needed, which causes plants and trees to cut down to make new industries and places to live. As you know, guys, if we have a large population and large number of people, we need to make more space and more people's need, which cause biodiversity. Now, we have a heading that is social issues, which include poverty, inequality, and urbanization. Poverty is a global challenge that affects millions of people worldwide. There is a very famous saying by Nelson Mandela: "Poverty is not an accident like slavery and apartheid. It is man-made, can be removed by actions of human." नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो poverty है वो कोई एक हादसा नहीं होता, ये जो एक इंसानी बनाई हुई चीज है इसको हम रिमूव कर सकते हैं एक्शंस के थ्रू, ह्यूमन बींग्स के। क्योंकि अगर हम देखें इकोनॉमिक स्टडीज हाउ सोसाइटी प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस, अगर हम देखें अगर किसी इंसान ने इकोनॉमिक्स को सही से पढ़ा हुआ है ना तो वो जानता होगा कि सोसाइटी को किस तरह प्रोड्यूस करना है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह कंज्यूम करना है। व्हेन फोकसिंग ऑन सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक लुक एट अ प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेस टू हेल्थकेयर एंड एजुकेशन, इट एग्जामाइंस हाउ these issues affect people's life and how policies can be designed to address them. So basically, the question is raised: why poverty occurs? Poverty occurs when people don't have enough resources like money or asset to meet their basic needs for food, shelter, and clothing. It can be caused by factors like lack of education, unequal distribution of wealth, limited job opportunities, and systematic issues in the society. In simple words, we can say that the gap between rich and poor causes lack of job opportunities, lack of education, and health problems. Now we have a heading that is market expansion, which is saying that the development of economics related to the market expansion and consumer base is about finding ways to make more people interested in buying things and increasing the number of customers for businesses. It's like expanding your market is like opening new doors for your business, allowing you to welcome more customers and grow your business. Now the third one is policy implication. The next heading is policy implication, which is saying that इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखा जाए कि कोई एक इंसान जो है वो ऑब्वियसली मुल्क में चला रहा है, बहुत से लोग जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे लोग मिलकर कंट्री चला रहे होते हैं, उनके अलग अलग मैनेजिंग हेड्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजिंग हेड्स होते हैं। तो अगर देखा जाए ना तो सबको इसमें ये बताते हैं कि सबको मिलके हर चीज मैनेज करनी चाहिए, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। क्या पता कोई एक इंसान किसी का पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह मैच हो जाए कि पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल के हवाले से होगी, किस तरह लोगों और किस हिसाब से लोगों को चीजें बचानी है, किस हवाले से बचानी है, किस तरह बचानी है, कितने अमाउंट में बचानी है। तो बेसिकली दिस इज पॉलिसी इंडिकेशन सॉल्यूशन व्हिच कॉज जो कि अगर हम इसमें इंप्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह व्हिच कॉज we will discuss how to manage overpopulation. Is it an opportunity or not opportunity? Let's see how to take opportunity to make world population control. We have three definitions. We have 3 points which is saying that a population growth is a blessing. How is it a blessing और किस तरह blessing हो सकती है? Which is management, innovation and socialization. Now let's talk about management. Let's talk about management. It is a blessing if one learns to manage or something. अगर एक में blessing हो सकती है अगर किसी इंसान को पता हो कि किस तरह चलनी है, किस तरह लोगों को मैनेज करना है, किस तरह पॉपुलेशन मैनेज करना है, किस तरह कुछ मैनेज करना है, किस तरह सर्विस मैनेज करनी है, किस तरह जॉब्स मैनेज करनी है। अगर किसी इंसान को या किसी भी गवर्नमेंट को इदारे को मैनेज करना देना कि किस तरह चीजें लेके चलनी है। क्योंकि सिर्फ जो है देखा जाए पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी और यूएसए में भी और इसी तरह चाइना में भी, जापान में भी बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है, लेकिन वो लोग अपनी जो चीजें मैनेज करके चले, यहाँ पे रिसोर्सेज भी ज्यादा है, वो लोग पॉपुलेशन की बड़ी है लेकिन उनकी जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा है, वो लोग किसी लॉस में नहीं जा रहे, वो लोग हमेशा से हाई होते हैं। Now the second heading is innovation, which is saying that bringing about new ideas, methods, products, services or solutions that have a significant positive impact and values for population. As I discussed before that अगर हम ज़्यादातर लोग के आइडियाज लें तो और करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं तो इस तरह की हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हो सकती है। Now the last heading is, this is not the least, but after completing my video, my teammates continue and they will discuss more about this topic. Now the socialization means as the number of population increases, socialization increases, due to which it becomes easier to interact with others. जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरह ये भी इसमें आसानी है कि एक आसानी ये भी है कि हम लोग जो है दूसरे कंट्रीज से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सोच होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन का होता है कि किस तरह किसी क्या इंटरेक्ट करना है, किस तरह दूसरे मुल्क से हम अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी सर्विसेज मांग सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर। Assalamu alaikum. My name is Adeen Zaim. My topic for today's presentation is population growth, a blessing occurs for development, and I'm explaining some of the subtopics from this. My first topic is labor force expansion. Labor force expansion is a key part of making a country's economy grow. It means more people are looking for jobs, which is important for making the country's economy stronger. There are a few reasons why the labor force grows. More babies being born and people moving into the country means there are more people available to work. Also, when people get education and training, they become ready for jobs. People moving from rural areas to cities also add to the workforce. Having more people ready to work helps the economy in many ways. It makes businesses and productive
Because there are more workers to do things, a diverse group of workers also bring new ideas, making technology and industries better. More jobs mean people have more money to spend, which helps businesses grow. When more have jobs, it reduces the number of people who don't have enough work to make a living. This helps fight poverty and make society more stable. But there are challenges too, like making sure workers have the right skills for the jobs available and keeping work conditions fair. To make the most of a growing workforce, we need good policies and investments in education and training to help people get ready for the jobs of the future. My second topic is resources scarcity. The world is facing big challenges. First, there are a lot of people, and by 2050, there will be even more, which puts a strain on the Earth's limited resources. Also, problems like climate change and soil degradation make it hard to grow enough food, and there's not always enough clean water in some places. Plus, we are using up a lot of energy from fossil fuels, which hurts the environment. To tackle these issues, we can do a few things. We can use smarter ways to grow food, like precision farming and vertical farming. Also, we need to save water by using better technology and being careful with irrigation. And instead of using fossil fuels, we should switch to renewable energy sources like solar and wind power. We also need to make sure everyone has a fair chance. That means building strong infrastructure, making crops that can handle tough conditions, and helping out people who might not have much. It's important for different groups like governments, businesses, and communities to work together on these solutions. We should also educate people about how to use resources wisely and encourage everyone to make good choices. To make sure we have enough for everyone in the future, we need to act now. By using resources wisely, building strong communities, and working together, we can make the world a better place for everyone. Let's take care of our planet and make sure it thrives for generations to come. And the last topic for this presentation to explain, but not the least, is education and empowerment. Education. Education is especially for women is incredibly important for guiding population growth and enhancing societal development. By providing individuals, particularly women, with knowledge and skills, education empowers them to make informed choices about their lives, including family planning and health. This empowerment leads to lower fertility rates, improved maternal and child health, and overall societal progress. Education serves as a catalyst for economic advancement by enabling women to access job opportunities and contribute to household income. Educated women are also more likely to invest in their children's education, breaking the cycle of poverty and promoting long-term socio-economic improvement. Additionally, educated women often become advocates for gender equality and reproductive rights, further driving positive changes in communities. Overall, investing in education, especially for women, is vital for managing population growth sustainably and fostering a brighter future for all. Assalamu alaikum. My name is Nabiluddin, and my topic for today's presentation is population growth, a blessing or a curse for development. So, as Nabi and Adeen previously described some of the major subtopics of population growth, and however, I want to discuss some of the other more subtopics from this. So, for how it's a blessing. So, first of all, we will talk about economic growth. Economic growth is an increase in the production of economic goods and services in one period of time compared with the previous period. It can be measured in nominal or real terms. In this case, an expanding population can boost economic growth by increasing the size of the workforce. When more people are available to work, there is a potential for high level of production and economic output. This can lead to increased consumption, investment, and overall economic activity during development. Secondly, a larger labor force can contribute to higher levels of innovation and productivity. With a larger pool of workers, there is a greater chance of finding talented individuals with innovative ideas. Additionally, a larger workforce can enable economies of scale where the cost per unit of production decreases as the scale of production increases.
फिर उसके बाद इसमें ये है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वो रेफ़र करता है economic benefit को that can help you to rise when a country's working age population, like it's between 15 to 64 years, is larger than the dependent population under 15 and over 64 years. This situation can lead to increased savings, investment, and economic growth as more people are working and contributing to the economy. Countries that effectively harness the demographic dividend can experience a period of rapid economic growth. Lastly, a larger labor force can enhance a country's global competitiveness in the global market. With a diverse and skilled workforce, a country can attract foreign investment, promote exports, and participate more effectively in the global economy. This can lead to increased trade opportunities and economic prosperity. So, as we discuss कि ये as a blessing कैसे है, so now we will discuss how it's occurs. जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अ कंट्री, तो अब हम चलते हैं ये देखने के हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अ कर्स. तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स और बातें शेयर करूँगा, जैसे कि rapid population growth can strain finite resources such as water, arable land, and energy sources. As the population increases, there is a greater demand for these resources, leading to overexploitation and depletion. This can have long-term negative impacts on the environment and future generations. Population growth can strain food production systems, leading to food storages, insecurities, and you can say that as the population growth can strain food systems, leading to food storage shortages, and like I was saying that more food is needed to feed everyone, in short, to be honest. However, increasing agriculture output can lead to land degradation, loss of biodiversity, and overuse of fertilizers and pesticides, which can harm the environment and human health. So, with more people needing water for drinking, agriculture, and industry, water scarcity can become a significant issue. This can lead to conflicts over water resources, especially in regions already facing water stress or scarcity. So, I was talking about, in conclusion, while population growth can bring economic benefits through an increased labor force, it is essential to manage its sustainability to avoid resource depletion, environmental degradation, and social challenges. Investing in education, healthcare, and sustainable resource management practices can help mitigate the negative impacts of population growth and harness its potential for development. So, I hope you got all my points और अच्छे लगे होंगे आपको. Let's move to the next member of our group, which is Midhat Khan. Thank you so much. Assalamualaikum. My name is Midhat Khan. The topic of my presentation is population of growth, a blessing or a curse for development. And I am going to explain the topic family planning, reproductive health. According to the Centers of Disease Control and Prevention, family planning is one of the 10th grade public health. Why family planning is important? Family planning reduces health risks to women and gives them more control over their reproductive lives. Baki family planning in 2006 till 2007, the Pakistan's Demographics Health Survey of Pakistan showed that approx 30 of married women of reproductive age were using some form of family planning and 22% use a modern method. And after family planning 2010, a brief version of Pakistan Demographics Survey of 2012 was released in October 2013. Second topic of the presentation is cultural diversity, the things you do, the practices you were taught, inform who you become. मतलब इसका मतलब है जो चीज़ें आप करते हैं और सीखते हैं
उससे पता चलता है कि आप क्या बनते हैं। और दूसरा ये है कल्चर डाइवर्सिटी डिफाइंड एज रिकग्नाइजिंग दैट देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कल्चर दैट एग्जिस्ट, मतलब कि ऐसे बहुत से सारे कल्चर हैं जो हमारी मतलब इस दुनिया में है। और इसका तीसरा पॉइंट ये है कि सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन द कल्चर्स नॉट जस्ट टॉलरेटिंग, मतलब क्या हमें उनका कल्चर सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि हमें उनका कल्चर बर्दाश्त करना चाहिए। और मतलब कि हर जगह डिफरेंट कल्चर होते हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह और मतलब जहाँ पे हम सब काम करते हैं वहाँ पे। और इसका चौथा पॉइंट ये कि सपोर्ट कल्चर डाइवर्सिटी, मतलब कि हमें दूसरों के कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट द डिफरेंसेस आर बेनिफिशियल एंड नॉट हार्मफुल, मतलब कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं कल्चर के बीच में वो हार्मफुल नहीं होते किसी भी तरह। Learn a new language and communicate in a friend's native language rather than your own. हमें चाहिए कि हम उनकी अपनी ज़बान में उनसे बात करें, ना कि हम अपनी ज़बान में। Okay, so that's it. I mean, we all try to convince our topics more in detail with you. I hope you like this, and thank you so much for listening it and for giving us this opportunity for this presentation. Thank you, and take care. Goodbye.